पीक एट द राइट टाइम। इंडियन टीम के लिए ये सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठ रहा है जिस तरीके की फिलहाल फॉर्म नजर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले तक। अगर आप देखें तो दो वनडे मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ हुए हैं उन दोनों वनडे मैचेस में एक चीज क्लियर कर दी गई है कि इस टीम को रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द फेवरेट्स कह सकते हैं आप इंडियन टीम को जिस तरीके की फिलहाल फॉर्म नजर आ रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और ये सवाल नहीं था व्हाइट बॉल के अंदर कि इंडियन टीम के पास प्लेयर्स हैं या नहीं है। जैसे कि रेड बॉल में अभी आप प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं लेकिन व्हाइट बॉल में ये चीज क्लियर थी कि प्लेयर्स का पूल इतना लंबा है कि आप बहुत सारे प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ सवाल या निशान ये था कि क्या फॉर्म है उन प्लेयर्स की, और फॉर्म मैटर करती है हर जगह पे। और ये सवाल के निशान इन दोनों मैचेस में मिल चुके हैं। पहले मैच में अगर आप देखें जो नागपुर में खेला गया और दूसरा मैच जो कटक में खेला गया, पहला मैच जो था विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में और दूसरा मैच जो खेला गया बारावती स्टेडियम में, इन दोनों मैचेस में एक चीज जो कॉमन नजर आई वो ये थी कि इंग्लैंड की टीम बैटिंग का फैसला करती है टॉस जीतने के बाद। और उसके बाद जिस तरीके की स्टार्ट मिलती है इंग्लैंड को दोनों मैचेस में, ये चीज कॉमन थी। अगर आप देखिए तो पहले मैच में भी लगभग 70 से ऊपर रन बने जहां पे वो फिलिप सॉल्ट का रन आउट होता है श्रेयस अय्यर के द्वारा। और साथ ही में अगर आप ये देखें कि कटक में भी इनको 80-85 रनों की स्टार्ट मिल चुकी थी इंग्लैंड की टीम को। उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स को ये फिर से नहीं खेल पाए, और पूरे टूर की यही स्टोरी रही है कि चाहे T20 मैचेस हो चाहे वनडे मैचेस हो, हमारे स्पिनर्स का इन करना और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का आउट करना एक बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है सीरीज और इस टूर्नामेंट के अंदर। साथ ही में अगर आप ये चीज गौर करें कि पीक एट द राइट टाइम, ये जो सेंटेंस है ना, ये हर स्पोर्ट्स में मैटर करता है और हर बड़े टूर्नामेंट से पहले मैटर करता है। क्योंकि एक टीम ऐसी होती है जो अपनी पीक पे जा रही होती है और दूसरी टीम ऐसी होती है जो अपने डाउनफॉल पे जा रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लैंड की टीम, अभी इंग्लैंड की टीम जो है कहीं ना कहीं एकदम आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही है और इनके पास, इनके बल्लेबाजों के पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है क्योंकि रन्स नहीं है पीछे। और जब किसी बल्लेबाज के रन्स नहीं होते, जब विकेट्स नहीं होती किसी बॉलर के पास, तो बिल्कुल ही रिदम में नजर नहीं आता। और यही चीज बहुत मैटर करती है कि जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं तो आपके कितने बैट्समैनों के रन्स हैं और कितने बॉलर्स के विकेट्स हैं। तो आप अगर ये देखें कि रोहित शर्मा का फॉर्म में आना और इतने लंबे समय से जब उनके रन्स नहीं थे, चाहे वो रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो, उनके रन्स नहीं थे। और जब कप्तान के रन्स नहीं होते हैं तो उसका इफेक्ट सीधे आपकी टीम के ऊपर पड़ता है। और उनके बैट से जो एक शतकीय पारी आई है वो धमाकेदार पारी 300 रन का चेज करते हुए आई है। और 300 प्लस का जब चेज होता है ना, तो प्रेशर चाहे जो मर्जी कह लीजिए, जिस भी लेवल का टूर्नामेंट हो, जिस भी लेवल का सीरीज हो रहा हो, उसका अलग प्रेशर होता है। और उसको उस तरीके से एक तरफा कर देना उस मैच को, ये बताता है कि अगर ये बंदा खेल गया ना, मान लीजिए 50-60 गेंदें खेल गए रोहित शर्मा, मैं पहले वाले रोहित शर्मा और ये दूसरे वर्जन जो 2.0 है रोहित शर्मा, उन दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा आपको क्या डिफरेंस है। अगर रोहित शर्मा 60 गेंदें आज की डेट में खेल गए ना, तो मैच चाहे 350 का रन चाहिए दो चाहे 350 का भी रन चाहिए दो, इतना तो कर ही देंगे कि अपनी टीम को एक ऐसी स्टार्ट दे के चले जाएंगे जहां से शायद आपको रन रेट मेंटेन करना होगा बस, उसके बाद आपको रन रेट का सोचना भी नहीं पड़ेगा, उस तरीके की स्टार्ट दे सकते हैं। लेकिन आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले रोहित शर्मा उस तरीके के प्लेयर थे जो कि ये डेडी हंड्रेड्स के लिए माने जाते थे, जो कि दोहरे शतक के लिए माने जाते थे। और तभी इनके नाम वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी है जो 264 रनों की है, और रोहित शर्मा के नाम पे ही है। और इसी वजह से अगर ये अकेला बंदा 150 गेंदें खेला किसी दिन, तो शायद क्या पता है एक बार फिर से वही रिकॉर्ड तोड़ दे जो इन्होंने अपने नाम फिलहाल अभी कर रखा है। तो यही चीज है जो कि कहीं ना कहीं चेंज नजर आ रही है, यानी कि वो ये नहीं सोच रहे कि मैं अपनी अचीवमेंट के लिए खेलूं, मैं अपनी एक मोरल विक्ट्री के लिए खेलूं, वो ये सोच रहे हैं कि टीम के लिए क्या फायदेमंद है। और शायद टीम मैन के तौर पे ज्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक टीम मैन के तौर पे नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा, और एज कैप्टन भी अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे तो। और साथ ही में शुभमन गिल की जो पारी थी पिछले मैच में, वो ये बताती है कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए। जो कटक में मैच हुआ है वहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ये इस चीज पे कि रोहित शर्मा हद से ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे और शुभमन गिल कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, टाइम लेके खेल रहे थे। हाँ, चौके और छक्के उन्होंने भी मारे हैं, छक्के शायद रोहित ने ज्यादा मारे हैं और शुभमन ने एक ही छक्का मारा है, जबकि उन्होंने फोर्स में ज्यादा डील किया है, चौके ज्यादा मारे हैं। तो ये चीज होती है। और कहीं ना कहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इस तरीके का टूर्नामेंट है जहां पे अगर आपके हाथ से एक भी मैच फिसला तो आप शायद इस पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो उस वजह से आपके ओपनर्स का रिदम में होना वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज रहेगी इस टीम के लिए। और क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में ज्यादातर बैट्समैन फॉर्म में तो हैं,
अब चाहे श्रेयस अय्यर का फॉर्म देख लीजिए, दोनों मैचेस में रन बनाए उन्होंने, रन्स उनके बैट से निकले हैं। हाँ, दूसरे मैच में रन आउट हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने 45 के करीब रन्स बना दिए थे। और साथ ही में जिस तरीके से आपने अक्षर पटेल को यूज़ किया है, वो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अक्षर को 5 पे प्रमोशन दे सकते हैं, 5 नंबर पे। क्योंकि आपके पूरे टॉप 4 बैट्समैन ऐसे हैं, टॉप ऑर्डर ऐसा है कि चारों के चारों राइट हैंडर्स हैं। और चारों के चारों अगर राइट हैंडर्स होते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? जब लेफ्ट आर्म सीमर सामने आता है, जैसे कि शाहिनशाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट, उस तरीके के बॉलर जब सामने आते हैं ना, तो जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसके साथ में चलना राइट हैंडर चाहे बाहर ले जाए या अंदर लाए, अंदर वाली बॉल ज़्यादा तंग करती है राइट हैंडर को, तो उस चीज़ को इफेक्टिव नहीं होने देने के लिए आपको कहीं न कहीं लेफ्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अक्षर को शायद उसी वजह से, उसी मोटिव से यूज़ किया गया कि 5 नंबर पे हम इनको प्रमोशन देते हैं। और दोनों मैचेस में उनके रन्स हैं, पहले मैच में 50 है और दूसरे मैच में भी ठीक-ठाक रन्स उनके बैट से निकले हैं। तो ये चीज़ होती है। और अगर आप देखें तो आपकी पूरी प्लेइंग 11 में सिर्फ शायद 2 ही लेफ्ट हैंडर्स हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं, और दोनों ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप अक्षर पटेल और रवींद्र जाडेजा, तो ये दोनों को आपको उस तरीके से यूज़ करना होगा ना कि आपको लेफ्टीज़ की जब ज़रूरत पड़े, तो आप लेफ्ट हैंडर को उतार दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को भी, और शायद अक्षर पे आप ज़्यादा भरोसा दिखा पाएँगे। तो ये एक चीज़ सवालिया निशान रहेगा कि किसको कहाँ पे क करवाया जाता है बैटिंग। साथ ही में अगर आप ये देखें कि जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने आपको दोनों मैच में कमबैक करवाया। आपकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी हल्की नज़र आ रही है बुमराह के ना होने की वजह से। शमी है, हर्षित राणा है, हार्दिक पांड्या है, इन सभी की पिटाई जिस इकॉनमी के साथ हुई है ना, वो ये बता रहा है कि बुमराह का होना और बुमराह का ना होना इस टीम के कितने फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। अगर आप ये देखें कि शायद ये टीम जीत भी जाए चैंपियंस ट्रॉफी बुमराह के बिना भी, लेकिन क्या बुमराह की कमी इस टीम में खलेगी या नहीं खलेगी? अगर आपको बुमराह की कमी नहीं खलने देनी है, तो कहीं न कहीं आपको अलग प्लानिंग के साथ उतरना होगा। आपको ये देखना होगा कि जो काम बुमराह शायद पहले 10 ओवर और आखिरी के जो डेथ ओवर्स होते हैं, मतलब 40 से लेकर 50 के बीच में, उसमें जो काम कर रहे थे या काम करते हैं, उस काम को आपको शायद अपने स्पिनर्स के बदौलत पूरा करवाना होगा, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग में वो जान नज़र नहीं आ रही इस पूरे टूर्नामेंट के ठीक होने स्टार्ट होने से पहले। अगर आप देखें तो इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है? बुमराह का रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शंस के तौर पे आपको ज़्यादा बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे जिनके पास विकेट लेने की क्षमता है, जो एबिलिटी रखते हैं। जैसे कि बात के एक मतलब कह रहा हूँ आपको कि अगर बुमराह नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप उनकी जगह पे 2 ऐसे स्पिनर्स खिलाइए जो कि आपको मिडल ओवर्स में वो वाला काम कर दें जो बुमराह शायद डेथ में या शुरुआत में करते हैं। तो कहने का मतलब कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस को आपको एक साथ खिलाना होगा, और उसके लिए शायद आप अक्षर या जडेजा एक को बाहर बिठाएँ। तो क्या इन दोनों में से कोई एक बाहर बैठेगा? और अगर उन दोनों को खिलाना है, तो मतलब वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, तो उससे क्या होगा, आपके पास मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शंस रहेंगे और आप दोनों तरीके से प्रेशर बना सकते हैं। नहीं तो ये होता है ना कि एक तरीके तरफ से प्रेशर बनता है और दूसरे तरफ से प्रेशर रिलीज भी हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि जब वनडे क्रिकेट में बीच के ओवर्स में विकेट नहीं मिल पाते हैं, तो वो किसी भी टीम के ऊपर हावी हो जाता है, किसी भी फील्डिंग साइड के ऊपर हावी हो सकता है और अच्छी खासी स्कोर तक पहुंच सकती है टीमें। आप फॉर एग्जाम्पल इन दोनों मैचेस को ही देख लीजिए जो नागपुर और कटक में खेले गए हैं। इन दोनों मैचेस में एक चीज जो कॉमन था वो ये था कि अच्छे स्टार्ट के बाद आपके स्पिनर्स, चाहे अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो, वरुण चक्रवर्ती हो या फिर कुलदीप यादव, इन चारों ने ही कमबैक करवाया है, ना कि आपके फास्ट बॉलर्स ने। फास्ट बॉलर्स तो इस तरीके से मार खा रहे हैं। मोहम्मद शमी बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, लगभग जो 19-23 का वर्ल्ड कप हुआ था नवंबर में, उसके बाद से ये कोई वनडे मैच खेल रहे थे इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले वनडे में। तो अब सोचिए लगभग 450 दिनों से जिस बंदे ने क्रिकेट ना खेली हो, इंटरनेशनल क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ना खेली हो, वो किस तरीके से प्रेशर हैंडल करेगा। हाँ, प्रेशर वो शायद हैंडल भी कर ले, लेकिन रिदम आने में टाइम लगेगा। साथ ही में अगर हर्षित राणा की बात करें तो उन्होंने डेब्यू किया है इसी सीरीज में और इतना एक्सपीरियंस नहीं है और इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं कि विकेट तो ले रहे हैं, उनके पास विकेट का लक है, लेकिन 7 ओवर में 50, 8 ओवर में 60-65 रन, ये काफ़ी ज़्यादा हाई इकॉनमी है। और इतनी हाई इकॉनमी के साथ जब आप जाएँगे तो कभी ना कभी आपके जो स्पिनर्स हैं, उन पे भी ये प्रेशर बनेगा कि हमारे फास्ट बॉलर विकेट लेके नहीं दे रहे हैं, तो मतलब हमें को ही वो काम पूरा करना है। तो वो एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी टीम के ऊपर। और हार्दिक पांड्या की बात रही तो हार्दिक पांड्या भी उतनी अच्छी बॉलिंग से रिदम में नज़र नहीं आ रहे।
तो ये एक चैलेंज तो रहेगा इंडियन टीम के पास कि क्या आप बुमराह की रिप्लेसमेंट या बुमराह को 80% अगर बुमराह फिट है तब भी आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि बाकी टीमें अगर आप देखें तो काफी अच्छे फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी, फास्ट बॉलिंग के यूनिट के साथ जाएगी। आप इंग्लैंड की इस टीम को ही देख लीजिए, 4 ऐसे पेसर्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पेस है और चारों क्वालिटी रखते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी है वो उनको लेट डाउन कर रही है। और जब बल्लेबाजी लेट डाउन करती है तो कोई भी टीम बिल्कुल ही अर्श से फर्श पे आ जाती है। वही चीज इंग्लैंड के साथ हो रही है। इंग्लैंड की इस टीम में बहुत दमखम है, लेकिन इंग्लैंड की टीम फॉर्म में नहीं है। और वही चीज़ है कि इंडिया के बैट्समैन तो फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन इंडिया की फास्ट बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक नजर आ रही है। तो इसको किसी तरीके से हैंडल करना होगा, इस चीज़ को देखना होगा इंडियन टीम मैनेजमेंट को, और इस टीम को संभालना होगा कि हम कितने विकेट टेकिंग ऑप्शंस के साथ जाएं। क्योंकि वाइट बॉल में अगर आपने विकेट नहीं चटकाए तो अच्छी से अच्छी स्टार्ट के बावजूद, अच्छी से अच्छी स्टार्ट के बावजूद, क्या कहने का मतलब कि अगर बॉलर्स ने आपको 2 या 3 विकेट शुरुआत में दे भी दी और आप साथ ही में अगर ले भी लेते हैं तो बाद में कवर अप करके टीमें उस स्कोर तक पहुंच ही जाती है जो कि एक फाइटिंग टोटल बन जाता है। अक्सर हम ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में आजकल देख रहे हैं, तो उस चीज़ पे गौर करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में एक चीज़ और बता दूं कि जो ट्रायल सीरीज चल रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। और क्योंकि अब आपको जो कंडीशंस मिलेंगी वो दुबई की मिलेंगी, और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो दुबई में फाइनल खेला जाएगा। तो दुबई हमेशा से एक ऐसा मैदान रहा है जो कि इंडिया को फेवर नहीं करता है, इंडिया को सूट बिल्कुल नहीं करता है, और हमेशा से इंडियन टीम वहां पे स्ट्रगल करती आई है। तो ये भी एक चैलेंज रहेगा। फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और साथ ही में फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल